वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ की। न्यूज़ हमारी ये है कि तहरीक तालिबान ने एक नई गवर्नमेंट का स्थापना कर दिया है, नई गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया है। अब ये तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान का तालिबान है, इसने एक पैरेलल गवर्नमेंट या करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी कर दी है। बात करेंगे तहरीक तालिबान ने कहा क्या है और इसका मतलब क्या निकलता है इंडिया के लिए। एक पूरी कैबिनेट, ऐसा नहीं सिर्फ एक गवर्नमेंट और एक प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल कर दिए हों, एक पूरी कैबिनेट खड़ी कर दी है, जिसमें हम देख पाएंगे कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, जुडिशरी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पॉलिटिकल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर, एजुकेशन, और एक स्पेशली फतवा इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, हालांकि जैसा कि हमें मालूम है कि तालिबान पूरा डिपेंड करता है, पूरी आइडियोलॉजी डिपेंड करती है शरिया लॉ के लिए, तो शरिया लॉ के में एक चीज़ होती है फतवा को इशू करना, तो उसके लिए भी इनकी अथॉरिटी रहेगी। इंटेलिजेंस का मतलब होगा जैसे हमारे यहाँ रॉ है, पाकिस्तान के यहाँ ISI है, उसी तरीके से इनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसी होगी। और कोशिश ये की जा रही है कि जो पाकिस्तान है इसे 2 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया जाए। और जैसा कि हमें मालूम है कि सरकार यानी वहाँ की पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था, जो कि नवंबर में फॉर्मली विदड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, तब से हम ये देख पा रहे हैं कि तहरीक तालिबान थोड़ा सा ज़्यादा मुखर होकर आ रहा है, थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और वैसे तहरीक तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हालांकि खुद को स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन किस बात के स्टूडेंट हैं ये पता नहीं चला अभी तक। फिलहाल बात ये है कि इन्होंने एक और वादा कर रखा है, वो है इस्लामिक कैलिफेट का, कि हम इस्लामिक कैलिफेट को इंस्टॉल करेंगे और इसे इंस्टॉल करने के लिए करंट गवर्नमेंट को गिराना पड़ेगा, ओवरथ्रो करना पड़ेगा। अब तालिबान की हम जो बात करते हैं, तालिबान हमें ऐसा लगता था कि ये सिर्फ अफगानिस्तान में है, लेकिन ऐसा है नहीं। यूजुअली देखो होता क्या है कि एक तालिबान बना और तालिबान 2 मेन राज्यों में गया, एक तो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। वही सेम तालिबान है जो अफगानिस्तान में गया, जो कि आज पावर में है। तो तालिबान पाकिस्तान में आया, ये पावर का इंतजार कर रहा है। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों एक ही का ओरिजिन है और दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं। और यह कह सकते हो कि अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान की मदद करता है और पाकिस्तान का तालिबान ने भी मदद किया था अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर दोनों एक ही तालिबान हैं, एक अपने ऑब्जेक्ट में, अपने गोल में सक्सेस हो गया है, दूसरा अभी कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही तालिबान की ये बात सामने निकल कर आती है, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर तालिबान को ख़त्म करने के लिए, तहरीक तालिबान को ख़त्म करने के लिए हमें ऑपरेशन चलाने पड़े तो हम ऑपरेशन भी चलाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर भी स्ट्राइक्स करेंगे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर कौन है? तालिबान है। तालिबान की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया इन्होंने डायरेक्टली। हालांकि लड़ना इन्हें तहरीक तालिबान से था। अफ़गानिस्तान जो तालिबान है, इसका ये कहना है कि अब अफ़गानिस्तान ओनरलेस नहीं है, ये अनाथ नहीं है, विदाउट हेयर नहीं है, जैसे हमेशा रहा है। अगर आप आओगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। तालिबान ने मॉक भी किया है, तालिबान चिढ़ा भी रहा है किसे? पाकिस्तान को, कि देखो तुम स्ट्राइक करने की बात करते हो, पहले तुम अपनी हालत तो देखो, 1971 में तुम्हारी क्या हालत हुई थी। तो कहने का ये मतलब है कि अभी में अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है और पाकिस्तान की सरकार के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, एक छोटी सी टकरार सी चल रही है। और ये वही तालिबान है जिसके आने पर पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था, मिठाइयाँ बांटी गई थी पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के लीडर्स प्रेज़ कर रहे थे, ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं उस समय की, जो कि इनके प्रेज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये देख लेते हैं कि तहरीक तालिबान की अगर बात करें तो तहरीक तालिबान का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पर है। ये पूरा हमारा पाकिस्तान का एरिया है, ये पूरा हमारा पाकिस्तान है। अब इस पाकिस्तान में लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि 50% एरिया तालिबान के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है। और यही बात की गई है कि ज़रूरत पड़ने पर तालिबान ने कहा है कि इस वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इसमें इलेक्शंस लड़ेंगे और अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये कोर इन्फ्लुएंस है। तालिबान अफ़गानिस्तान में इसलिए सक्सेस होता है क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग चाहते हैं कि तालिबान आए, और सेम तरह की आइडियोलॉजी पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि तहरीक तालिबान आए और शरिया लॉ इस्टेब्लिश हो, क्योंकि जब तालिबान आता है तो तालिबान कुछ बड़े बड़े प्रॉमिस करता है। एक तो स्टेबिलिटी की प्रॉमिस करता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राम राज्य की बात होती है, उसी तरीके से इनके यहाँ पे कैलिफेट की बात होती है कि कैलिफेट इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अल्लाह स्वयं चल के आ जाएंगे तुमको उद्धार करने के लिए। इसमें बड़ी बड़ी बातें इनके सामने की जाती हैं।
पाकिस्तान के लोग इस बात पर यकीन करने को भी तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अभी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट रेट पर चल रहा है। तो लोगों के पास काम है नहीं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोग इस बात पर विश्वास कर लेंगे जो तालिबान कह रहा है, और ये कर भी रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। दरअसल शुरुआत इसकी होती है सौर रेवोल्यूशन से। ठीक है, सौर रेवोल्यूशन अफगानिस्तान में 1978 से होता। ये है, रशिया और अमेरिका दो ऐसी कंट्री हैं जो हर जगह अपना अपना कब्जा करना चाहती थी। तो रशिया अपनी पावर इन्फ्लुएंस करता है, पावर इंडक्ट करता है अफगानिस्तान में, और यहाँ पर अपनी पसंदी की सरकार इंस्टॉल कर देता है। ये बात यूएसए को अच्छी लगती नहीं है। यूएसए ऑलरेडी गल्फ रीजन में बैठा हुआ है। ये चाहता है कि अफगानिस्तान में से जो रशिया की ट्रूप्स हैं, रशिया की जो पावर है, चली जाए। तो यहाँ पर ये खड़ा करता है अलकायदा मुजाहिदीन। ठीक है, ये दो संगठनों को खड़ा करता है ताकि ये लोग लड़ें रशिया की ट्रूप्स के खिलाफ, रशिया की पावर्स के खिलाफ। यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। यूएस मुजाहिदीन और अलकायदा को खड़ा करता है, और अलकायदा का मतलब वही हो गया जो हम ओसामा बिन लादेन को जानते हैं। तो इन्हें हथियार सप्लाई किए जाते हैं, ट्रेनिंग सप्लाई किए जाते हैं, पैसा सप्लाई किया जाता है ताकि आप लड़िए। लगभग 10 साल ये इनकी लड़ाई चलती है रशियन ट्रुप्स के साथ, रशियन सोल्जर्स के साथ, और लास्ट में जाकर रशियन ट्रुप्स 1989 में 9 साल के लंबी लड़ाई के बाद ये अपने ट्रुप्स को वापस बुला लेते हैं, और लगभग इसमें 20 लाख अफगानी सिविलियंस मारे जाते हैं। ये पूरा सौर रेवोल्यूशन का प्रावधान रहता है। अब 1989 में जैसे ही ट्रुप्स वापस जाते हैं तो एक सरकार बना दी जाती है, कोई छोटी मोटी सरकार, हालांकि वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाती है क्योंकि उसमें मुजाहिदीन और यही लोग शामिल होते हैं, छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप शामिल होते हैं। अब इन सब में ही आपस में पावर का कंट्रोल को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। 1992 में ये सरकार रहती है, चीज़ें चलती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, तो काफ़ी ब्लडी रेवोल्यूशंस मुजाहिदीन के आपस में ही शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है सुन्नी इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट तालिबान की। ये असल में ग्रुप है सुन्नी इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट प्रो पश्तून मूवमेंट, जिसे तालिबान बोलते हैं। तालिबान का बेसिक मतलब है स्टूडेंट। 1992 में ये पावर स्ट्रगल देख रहे होते हैं। 1994 में एक इनका लीडर है उमर मोल्ला उमर। ये 1994 में तालिबान को इंस्टॉल करता है, इस्टेब्लिश करता है, और फिर से पावर की लड़ाई के लिए ये भी एक कंटेस्टेंट बन जाते हैं। अब ये कंटेस्टेंट बन गए हैं और ये धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करते हैं, और 1996 में ये पावर में आ भी जाते हैं। तो तालिबान इस तरीके से पावर में आता है, और लगभग 2001 तक ये पावर में रहते भी हैं। लेकिन समस्या इनसे ये हो जाती है कि 11 सितंबर यानी 9/11 वाला हमला इनकी ज़मीन से कर दिया जाता है, और इसमें अलकायदा शामिल होता है। अलकायदा यानी ओसामा बिन लादेन। तो अलकायदा, मुजाहिदीन, तालिबान, इनको ख़त्म करने के लिए यूएस नेटो की फोर्सेस लेकर अफ़गानिस्तान में आ जाता है, और 2001 में इनको सत्ता से हटा दिया जाता है। ठीक है, और ये रहे वो कुछ उस समय के आर्टिकल्स जो उस समय छपे थे 9/11 के हमले के बाद। वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम है, इनमें छपे थे। तो नेटो की फोर्स 2001 से लेकर कंट्रोल करती हैं, और 2021 तक ये लगातार स्ट्रगल करती हैं, लगातार लड़ाइयाँ लड़ती रहती हैं। हालांकि 20 साल लगातार लड़ाई लड़ने के बाद भी नेटो की फोर्सेस को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, कुछ ज़्यादा ये हासिल कर नहीं पाते हैं। मजबूरन 2021 में इन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ता है, और जैसे ये वापस जाते हैं, जो करंट गवर्नमेंट छोड़कर गए थे, इसे विदिन 2 मंथ गिरा दिया जाता है, विदिन 1 मंथ और 2 मंथ गिरा दिया जाता है, और तालिबान दोबारा से पावर में आ जाता है। और वही मैंने बात कही थी कि तालिबान जब पावर में आया था तो इन सब ने खुशियाँ मनाई थी। तो अब जब यही तालिबान इनकी कुटाई कर रहा है, तो अब ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर अब माहौल कैसा बनता है। जो ज़्यादातर संभावना दिखाई दे रही है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की दिखाई दे रही है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान के मुस्लिम्स, कितने % मुस्लिम चाहते हैं कि वहाँ पर तालिबान आए, इस्लामिक लॉ इस्टेब्लिश हो, शरिया लॉ इस्टेब्लिश हो। तो अफ़गानिस्तान में 99% लोग ये चाहते थे, मुस्लिम्स, कि यहाँ पर शरिया लॉ इस्टेब्लिश हो। तो ये इस्टेब्लिश हुआ भी है।
पाकिस्तान में 84% लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर शरिया लॉ इस्टेब्लिश हो, करंट गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग समर्थन कर रहे हैं तहरीक तालिबान का। कितनी भी बड़ी आपके पास आर्मी हो, लेकिन अगर आपके लोग आपके साथ नहीं हैं तो फिर आप नहीं जीत पाएंगे। अमेरिका के पास इतनी बड़ी आर्मी है, नेटो के फोर्सेस फेमस हैं अपने स्ट्रेंथ को लेकर, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में हार जाते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग नहीं चाहते थे कि अमेरिका जीते, इसलिए वो हार जाते हैं। तो सेम कंडीशन हमारी पाकिस्तान में भी बनती दिखाई दे रही है। तो आने वाले फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि तालिबान और स्ट्रांग होता दिखाई देगा हमें पाकिस्तान में, और इसका स्ट्रांग होना ये बताता है करंट गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिक्लाइन कर जाएगी। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न का विषय है, हमें क्यों चिंतित होना चाहिए? इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए कि अफगानिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। अमेरिका वाले अपने फाइटर प्लेन्स और अपने हेलीकॉप्टर्स को पहले ही डिस्ट्रॉय करके गए थे ताकि ये लोग इस्तेमाल न कर पाएँ, लेकिन पाकिस्तान के पास फुल फ्लैज आर्मी है। अगर कल को तालिबान का कंट्रोल हो जाता है पाकिस्तान पर तो इन्हें फुल फ्लैज आर्मी मिलेगी, सारे हथियार मिलेंगे, सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट मिलेंगे और साथ ही साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी इनके हाथ में लग जाएंगे। तो हमारे लिए कंसर्न ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स इनके हाथों में ना लगे। तो ऐसा क्या किया जाए? तो यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी मेंबर्स हैं सबको मिलकर और एक साथ मिलकर इस पर सोचना पड़ेगा। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में हम बात ये कह सकते हैं कि जितनी जल्दी तालिबान इंडिया के बॉर्डर पर आएगा उतना ही इंडिया के लिए ख़राब है। देखो, पाकिस्तान एक बेवकूफ़ कंट्री है और एक बेवकूफ़ का हमारे बीच में होना ज़रूरी है। अगर हम ये मान के चलें तालिबान है, ठीक है, बीच में पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है, तो तालिबान और इंडिया के बीच में बफर जोन की तरह पाकिस्तान बना हुआ है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा बना रहे। ये जो बेवकूफ़ों की सरकार है ये हमेशा बनी रहे, ठीक है। हम नहीं चाहेंगे कि तालिबान हमारे बिल्कुल सीमा पर आ जाए और सीमा पर आने के बाद फिर हम इंसर्जेंसी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि छोटे मोटे वॉर हो रहे हैं, हालांकि जीत तो नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी वॉर में क्यों जाना, ठीक है। तो इंडिया के लिए कंसर्न का विषय है। और जब इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बिल्कुल बॉर्डर पर आ जाएंगे तो इंडिया में कुछ लोग बेवकूफ़ हैं जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात करेंगे, वो भी इन्फ्लुएंस होना शुरू करेंगे, जो कि हमने देखा है ISI के जो दौर में देखा है। तो इसमें भी हमने देखा था कि यहाँ से लोग रिक्रूट होके गए थे, इंडिया से कुछ लोग चले गए थे कि हमें इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करना है। तो इंडिया में भी इन्फ्लुएंस हम देखने को मिल सकता है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। तालिबान का जीतना ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है और ना ही इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन इंडिया इसमें कर कुछ नहीं सकता। देखते हैं आगे क्या होता है, नज़र बना के रखेंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।